आमिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। जाने माने एक्सपर्ट ए.के. मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, जो कि हमें देंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और देश के कोने कोने से आए कुछ आईएएस एस्पिरेंट्स भी हमारे साथ होंगे इस शो में, जो कि जानेंगे कि क्या कुछ होता है इस तैयारी में खास और कैसे वो भी टॉपर बन सकते हैं और आईएएस बन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमारे इस शो की शुरुआत करते हैं और अतहर आमिर जी से हम जानते हैं कि उनकी सफलता का मूल मंत्र क्या रहा, किसने उनका सहयोग किया और किस तरीके से उन्होंने इसके लिए तैयारी की। आमिर जी, मुझे लगता है सफलता का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो हार्ड वर्क है, मेहनत है। और हर किसी कामयाबी के पीछे मेहनत होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मुझे लगता है जो मेरी फैमिली का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, उनका प्यार, दैट हैज़ बीन बिग सपोर्ट एंड बिग मॉरल फोर्स फॉर मी। मेरे घर में मेरे दादाजी, माय ग्रैंडफादर, ही हैज़ बीन अ बिग इंस्पिरेशन टू मी। वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमेशा पढ़ाई के प्रति जितना जज्बा, जितना पैशन उनके यहाँ मैंने देखा है वो कहीं नहीं देखा है। तो उनकी मेहनत को देखकर भी काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ और वो भी मेरे लिए बहुत बहुत बड़े एनकरेजमेंट और बहुत बड़े सपोर्ट की तरह रहे हैं। हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे, आप अतहर से वो जानने की कोशिश कीजिए, वो टिप्स निकालने की कोशिश कीजिए कि उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सके, इनके लाइफ से इंस्पायर हो सके। अतहर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि ऑल इंडिया में लाखों लोगों के बीच में निकल करके आपने टॉपर में सेकंड टॉपर अब बने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2015 में। और इसके पीछे नेचुरली बहुत लोगों का हाथ रहा होगा, तभी आपने एक दादाजी का नाम लिया। इसके अलावा घर में माँ बाप जो हैं उनका कैसा रोल रहा? माँ बाप का भी बहुत ही अहम रोल रहा है, मेरे पापा का, मेरी मम्मी का, कई सारे एस्पेक्ट्स में। मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अपने माँ बाप से, उनके वसादत से जो मुझे मिली है, वो मिली है फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी। आई मीन दे नेवर इम्पोज एनीथिंग ऑन मी। सो जो भी करियर पाथ, जो भी चीज़ें मैं करना चाहता था, दे ऑलवेज सेड ओके यू वांट टू डू इट, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। तो उन्होंने हमेशा मेरे, दे वर माई बेस्ट फ्रेंड्स। इनफैक्ट माई डैड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो एक दोस्त की तरह हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मुझे एनकरेज किया। और वो एनकरेजमेंट और वो सपोर्ट, दैट हैज़ बीन बिग। क्या करते हैं आपके फादर जो है? मेरे पापा वो लेक्चरर हैं, अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। वो अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। और मम्मी, शी इज़ हाउस वाइफ। आप ऑलरेडी एक इंजीनियर हैं, हिमाचल के एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की आपने। आपके बहुत हाई सैलरी पैकेज मिल सकता था, बेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स और अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आपको मौका मिल सकता था। उसको छोड़ करके अपने आईएएस की नौकरी क्यों चुनी? इसके पीछे मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग के दौरान ही काफ़ी ज़्यादा सोचा इस चीज़ के बारे में कि मैं कौन सा करियर पाथ या किस सेक्टर में काम करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई केम टू कंक्लूड इज़ दैट सिविल सर्विस ऐसा एक हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें काफ़ी डाइवर्स तरह का काम करने को मिलता है। आप खाली से मोबिलिटी में नहीं, खाली आप एजुकेशन में, आप हेल्थ सेक्टर में, आप स्किल डेवलपमेंट में, आप कई सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, फील्ड्स में काम कर सकते हैं। लॉट ऑफ डायनामिज्म इन द करियर। इसके साथ साथ जो इम्पैक्ट है आपके काम का एज ए सिविल सर्वेंट, दैट इज़ रिमार्केबल। आपका हर डिसीजन, आपका हर एक्शन हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को बदल सकता है, उनको इफ़ेक्ट करता है। चूँकि आपने अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही शुरू कर दी थी। नॉर्मली बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कैंडिडेट्स के मन में कि कब शुरू करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो इस बारे में व्हाट विल बी योर वर्ड्स कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, आफ्टर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से पहले कैंडिडेट को तैयार हो जाना चाहिए? आई थिंक राइट टाइम तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कौन सा राइट टाइम है, क्योंकि जिस टाइम पे मन बने, अगर वहीं से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा देन यू कैन क्लियर इट। बट या जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं उतना बेटर है आपके लिए, क्योंकि जो यूपीएससी का जो चाहे एग्ज़ाम का जो सिलेबस है या जितनी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं काफ़ी वास्ट है। तो इस वास्ट चीज़ों को आपको धीरे धीरे आराम से, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज एरियाज। सो इट टेक्स टाइम एंड इट नीड्स ऑल्सो योर पेशेंस। सो अगर आप जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली यू विल हैव एन एज। टाइम का जो मैनेजमेंट है वो कैसे करें जिससे कि कम से कम समय में वो अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव कर लें और उस सिलेक्शन को आगे लेकर के वो सफलता हासिल करें? टाइम मैनेजमेंट के लिए जो हम टाइम टेबल बनाते हैं, जो हम स्टडी प्लान्स बनाते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
और इस यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई कि जो टाइम टेबल बनाएं दे शुड बी वेरी रियलिस्टिक टाइम टेबल्स। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं कि हम 2 दिन में एक किताब ख़त्म करेंगे, 1 महीने में मैं पूरा ऑप्शनल कंप्लीट करूँगा। इट डजंट हैपन दैट वे। आपको जितना रियलिस्टिकली आप वैसे टारगेट सेट कीजिए कि मैं 1 हफ्ते में इतना कंप्लीट करूँगा, मैं 1 महीने में इतना कंप्लीट करूँगा, मैं 6 महीने में इतना कंप्लीट करूँगा, मैं पीरियडिकली ये टेस्ट लिखूँगा, मैं पीरियडिकली अपने आप को इस तरह से इवैल्यूएट करूँगा। सो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए अपनी टाइम टेबल में। सो वो टाइम टेबल शुड बी रियलिस्टिक। इसके साथ साथ देयर शुड बी सम स्ट्रैटेजी, सम प्लान दैट यू आर फॉलोइंग कि आप किस तरह से डिफरेंट जो पोर्शंस है आपके जो सिलेबस के, आपके एग्जाम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हाउ यू विल कंप्लीट देम, हाउ यू विल प्रिपेयर देम, have a proper strategy, then use proper timetables, you know, those should be realistic, and then follow them rigorously. क्योंकि मुझे लगता है ये एग्जाम इन्फॉर्मेशन का कम है, इट्स मोर अबाउट एटीट्यूड एंड योर परसिवरेंस। और जब परसिवरेंस की बात आती है तो आपका कंसिस्टेंसी, आपका लगातार मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सर इसमें चूक कहाँ होती है, आपको क्या लगता है? नॉर्मली जैसा कि अतर ने बताया कि एक जो है ना इम्प्रैक्टिकल ढंग से टाइम को बनाना, कुछ ऐसा शेड्यूल बनाना जो पूरा ही नहीं कर सकता कैंडिडेट। बहुत एम्बिशियस प्लान बना लेते हैं कि चलो आज हम 18 घंटे पढ़ेंगे, पता चला कि 18 घंटे के बाद उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, अगले दिन पूरे दिन सो रहे हैं, कई दिन तक पढ़ाई नहीं किया, फिर उस एब नॉर्मल ढंग। तो देयर इज अ नीड ऑफ कंसिस्टेंसी। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप टेकन। कि हाउ यू बिगिन, छोटे छोटे कदम करके, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के इंसान उसको पाता है। लेकिन यहाँ हम अथर से एक स्पेशली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, जो कि काफ़ी एक्सटेंसिव सिलेबस हो जाता है और प्रिपरेशन के दौरान में लगभग जो है 1.5 साल का पीरियड तो कम से कम किसी कैंडिडेट को चाहिए जहाँ से प्री की तैयारी शुरू करने के लिए मेंस में। तो इसमें एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड एंड मेंटेन स्ट्रेस। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे पर्सनली ये लगता है अगर हम चीज़ें बैलेंस तरीके से लेके चलें तो हम इन जो भी हमारे छोटे मोटे चैलेंजेस हों, चाहे वो डीमोटिवेशन के हों या सेल्फ डाउट्स के हों, वी कैन ओवरकम देम इजीली। मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ ऐसा ना हो कि आप पूरा दिन खाली पढ़ने में लगाएं और बस थोड़ा सा टाइम आपने सोने के लिए निकाला। आपकी लाइफ काफ़ी इम्बैलेंस हो जाती है, यू बिकम स्ट्रेस्ड आउट वेरी इजीली, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स फिर खड़ा होना शुरू हो जाती हैं। सो इट इज़ बेटर लाइक आप एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल की तरह लेके चलें। आप टाइम के पढ़ाई के लिए अगर 10 घंटे या 8 घंटे निकाल रखते हैं तो उनमें आप पढ़ाई कीजिए, फोकस पढ़ाई कीजिए। इसके साथ साथ जो आपका सोशलाइजेशन है, जो आपका फ्रेंड्स के साथ है, जो आपका फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो आपका खाने पीने के लिए, बाहर जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम है, हाँ उनमें, और हॉबीज़, अगर आप हॉबीज़ को डेवलप करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, तो इससे आपका एक कंप्लीट एक हॉलिस्टिकली आप प्रिपेयर होते हैं एग्जाम के लिए। आप स्ट्रेस आउट नहीं फील होते हैं। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ के बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, तो जब अगर आप थोड़ा सा अपनी हॉबी को परस्यू करते हैं या थोड़ी देर आप दोस्तों के साथ बात करने लग गए, थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया, तो यस आप री-एनर्जाइज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है हमें इस स्पिरिट में इसको लेके जाना चाहिए। हॉबी के लिए आपने बात की, आपकी क्या हॉबी है? जिस तरह से हमने पढ़ा कि ट्रैकिंग भी उसमें शामिल है, राइटिंग भी है, तो क्या लिखते हैं और ट्रैकिंग कब करते हैं, कितना टाइम निकालते हैं? मैं लिखता हूँ, आई राइट पोइट्री, बाकी कुछ प्रोज वगैरह भी लिखने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ कुछ अलग बुक्स, चाहे नॉवेल्स हों, स्टोरी बुक्स वगैरह हों, वो भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ साथ हाँ, जब भी मौका मिलता है ट्रैकिंग पे जाता हूँ, क्योंकि कश्मीर से हैं तो वहाँ पे भी ट्रैकिंग का बोलबाला वैसे ही है। तो कॉलेज में भी हिमाचल में थे तो वहाँ पे भी ट्रैकिंग का ये था, तो अभी भी ट्रैकिंग का काफ़ी शौक़ है। इसके साथ साथ मुझे लगता है मैं बाहर घूमता भी बहुत काफ़ी हूँ, चाहे फिल्में देखना हो तो फिल्में देखता हूँ, चाहे सिनेमा में नहीं आई हो, गाने सुनना, इन सब चीज़ों में लाइक आई स्पेंड डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दैट एज वेल। जो बिगिनर्स हैं, खास करके जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है कि कहाँ से स्टार्ट करें। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है एग्ज़ाम को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है कि आप सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, आपकी नोटिफिकेशन देखिए, सिलेबस देखिए, इसको देखिए कि क्या है। जैसे 3 स्टेज है हमारा, प्री का स्टेज होता है, मेन का स्टेज होता है, एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो हर किसी स्टेज का एक अपना अपना सिग्निफिकेंस है, इसका एक अपना अपना एरिया है जो ये टेस्ट करना चाहता है। तो ट्राई टू नो the different stages of the examination very well first। पहले एग्ज़ाम को अच्छे से जानिए, फिर उसके बाद ये देखने की कोशिश कीजिए कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे प्रीलिम्स में हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह, पॉलिटी, जो चीज़ें हैं। हाँ, मेंस में 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर्स हैं कि पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है। एक बार
अपना जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम को उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने एक बार रिक्वायरमेंट अच्छे से जान ली तो हमारी जो प्रिपरेशन है दैट बिकम्स वेरी फोकस्ड, बिकॉज वी आर नोइंग व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर। सो मुझे लगता है प्रिपरेशन से पहले एग्ज़ाम को अच्छे से जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को समझना, पिछले साल के क्वेश्चन को जानना, लेकिन जो बेसिक रीडिंग जिसको कहते हैं फंडामेंटल रीडिंग, हर कोई जो यही सजेशन देता है, हम एज एन एक्सपर्ट भी यही बता रहे होते हैं कि स्टार्ट विद फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स। जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स का जो लैंग्वेज है काफ़ी ल्यूसिड है, काफ़ी सिंपल है। तो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इवन पॉलिटी या इकॉनमी हो, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाते हैं एनसीईआरटी से। तो मैं भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बेसिक एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट कीजिए। जब एक बार वो आपका होगी, वो आपने कंप्लीट करी, देन यू कैन स्विच टू सम अदर स्टैंडर्ड बुक्स या जो काफ़ी जो बाकी बुक्स हैं जो जनरली पढ़ी जाती हैं। अच्छा, इसमें से खास करके हम लोग जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं वो एक बड़ा ही डाइसी सिचुएशन होता है। आपका तो खैर दोनों बार सिलेक्शन हुआ, आपने पहले अटेम्प्ट में ही आपने IRTS ले लिया और उसके बाद आप ट्रेनिंग के दौरान ही आपने तैयारी शुरू की। आपके साथ आपके रूममेट जो है पुलकित गर्ग, उनको भी ऑल इंडिया 27th रैंक मिल चुका है। तो आप सब ने जो मिल के भी तैयारी की, जिसमें दोनों बार प्री आपने क्वालिफाई की, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि श्योर शॉट जिसको कहते हैं कि प्री में सिलेक्शन हो ही हो, तो उसके लिए किसी कैंडिडेट को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहली चीज़, आप जो भी प्री का सिलेबस है उसमें से चीज़ें स्किप ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो चीज़ छोड़ दी है उसमें से बड़े इजी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं।